स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो हैं अध्ययनों इसको शुरू करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको एक वीडियो भेजा भी था। उसमें मेनली मैंने देखा कि उस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की गई थी कि आप त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ हैं उनका यूज़ हम कैसे डे टू डे लाइफ में करेंगे। मेनली उनका जो फोकस था वो उन्नयन कोण और अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बताना जो था उनका। तो त्रिकोणमिति जो होता है, हाँ ये वाला जो मैं हाँ एक चीज़ मैंने उन वीडियोस पे नोट की है, वो लोग एनसीईआरटी की बुक को फॉलो ही नहीं करते हैं, जबकि रियलिटी आपको बताऊं कि एनसीईआरटी की बुक जो है वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और सबसे ज़्यादा बढ़िया नॉलेज से भरपूर बुक्स हैं। तो ये आपकी बुक को ही, मैं आपकी बुक को ही फॉलो करता हूँ, इसीलिए। तो देखिए कुछ एक बातें हैं कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। त्रिकोणमिति का प्रयोग भूगोल और नौचालन में भी किया जाता है। त्रिकोणमिति का ज्ञान का प्रयोग मानचित्र बनाने, देशांतर और अक्षांश के सापेक्ष एक द्वीप की स्थिति ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। देखिए ना, ठीक है। अब आगे ये पैरा मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार ये आईएएस के एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया था। सर्वेक्षक शताब्दियों से त्रिकोणमिति का प्रयोग करते आ रहे हैं। सर्वेक्षक जो है शताब्दियों से त्रिकोणमिति का प्रयोग करते आ रहे हैं। 19वीं शताब्दी की बृहत त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण ब्रितानी भारत की एक ऐसी विशाल सर्वेक्षण परियोजना थी जिसके लिए दो बृहत्तम थियोडोलाइट का निर्माण किया गया था। इस तरह की युक्ति को थियोडोलाइट कहते हैं। 1852 में सर्वेक्षण करने के दौरान विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की खोज की गई। 1852 में खोज की गई, ठीक है। 160 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित अलग अलग 6 केंद्रों से इस पर्वत के शिखर का परीक्षण किया गया। 160 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित अलग अलग 6 केंद्रों से पर्वत के शिखर का सर्वेक्षण किया गया। 1856 में इस शिखर का नामकरण सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। अब आप समझ गए होंगे कि किस पर्वत की बात की गई है। यह एवरेस्ट जो पर्वत है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, और ये सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। तो ये जो थियोडोलाइट है एट प्रेजेंट ये देहरादून में है। तो इंग्लिश में देखिए, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे जो था, ये लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल्सो यूजफुल इन जियोग्राफी एंड नेविगेशन, ठीक है। It is used to construct the maps and determine the position of an island in relation to the longitudes and latitudes. ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम का था, तो सर जॉर्ज एवरेस्ट 1856 है ना, 1856 है में सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर एवरेस्ट पर्वत, जो आपको पता ही है कितनी हाइट है उसकी, 8842 मीटर जो ऊंचा है उसकी हाइट इन्होंने निकाली थी और इसके ऊपर ये नाम रखा गया था, ठीक है। अब हम आते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है वो हम कहाँ करेंगे और किस तरह से करेंगे। प्रिय बच्चों, एक बात बिल्कुल ध्यान में अपने रखनी है बिल्कुल, कि जब भी हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, समकोण त्रिभुज की। राइट एंगल्ड ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की बात करते हैं हम लोग, जिसमें एक कोण होता है हमेशा 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो हम जब जैसे मान लेते हैं ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो इस एंगल के जो सम्मुख भुजा होती है वो ये वाली होती है, इसके संलग्न भुजा जो है वो ये वाली है, और ये जो चीज़ होती है ये कर्ण होता है, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान रखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, ये भुजा बटा ये भुजा है ना, ये वाला जो गोला है ये हमें देता है साइन थीटा, और यदि ये ए बी और ये सी हो तो साइन थीटा होगा BC अपॉन AC, ठीक है। जो हमारे पास ये वाली भुजा है, ये वाला जो है ये हमें देता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है BC अपॉन AB। ये वाली जो है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आता है cos थीटा, और cos थीटा होता है
AB अपॉन AC, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए। होगा क्या इन क्वेश्चंस में कि आपके पास मैनी टाइम्स आपको किस तरह का कोई प्रॉब्लम होगी वो मैं बताता हूँ। आपको आपको दिया होगा कि जैसे जैसे मान लो ये दी है आपको भुजा 10 मीटर और ये कोण दे दिया होगा जैसे 60 डिग्री और आपसे पूछा होगा कि ऊंचाई ज्ञात करिए, तो नेचुरली ये वाली भुजा हमने ज्ञात करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस भुजा में इस साइड में और इस साइड के बीच का ये जो गोला बनता है ये रिलेशन है कौन सा, तो ये नेचुरली tan थीटा मैंने ये आपको बताया। तो बोलने का मतलब आपने tan थीटा के ऊपर वर्क करना है। आपके पास कई बार इस तरह से होगा कि आपको जैसे पतंग उड़ा रहे हैं तो उसकी रस्सी की लंबाई दी होगी और आपसे पतंग की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला है, तो ये कॉम्बिनेशन बना, तो कौन सा लगेगा, साइन थीटा। कई बार आपके पास ये लंबाई दी होगी और आपसे बेस का पूछा होगा तो ये कॉस थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो आती है इसमें मेन वो आता है टेबल। तो ये टेबल आपके सामने है। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप इतना जरूर बिल्कुल मान लीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन होने वाले हैं ही नहीं, तब तो होंगे ही नहीं क्वेश्चन। तो जो जो वैल्यूज बेहद इंपॉर्टेंट है मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षण करूँगा। tan की जो वैल्यूज़ हैं ये 45 डिग्री बार बार यूज़ होगा, 30 भी और ये भी, ये तीनों वैल्यूज़ बार बार इस्तेमाल होंगी। साइन की हमारे पास ये वैल्यूज़ सारी इस्तेमाल हो सकती हैं और कोस की भी। ये वैल्यूज़ जो हैं ये मैंने जिन पे डब्बा लगाया है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इनमें भी हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो जनरली जो एंगल ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है कॉमनली वो 60 डिग्री वाली लाइन जो है ये होगी। आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में 60 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री ये तीन लाइन जो होंगी ये यूज़ होंगी, ठीक है। ये टेबल इंग्लिश वालों के लिए आप लर्न करें तभी आपसे ये क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपना जो एक बैकग्राउंड हमारी वो बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह के हमारे पास एक कोई जैसे बिल्डिंग है मान लेते हैं यहाँ, ठीक है, और इसकी हाइट है 7 मीटर, एंगल है 45 डिग्री और आपसे पूछा है कि ये एक यहाँ कोई बच्चा है खड़ा हुआ, ये कितनी दूरी पर है। तो नेचुरली आप यहाँ एक अपने लिए रफ वर्क में एक गोला बनाइए और देखिए ये वाला जो साइड होती है किसके लिए होती है, tan थीटा के लिए। तो tan थीटा होता है 7 अपॉन एक क्वेश्चन मार्क, ऐसे ही एक है नहीं क्वेश्चन पूछा कहीं भी। अब मैं यहाँ tan 45 डिग्री भरूंगा और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो tan 45 डिग्री 7 बटा क्वेश्चन मार्क और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क और 7 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, मतलब ये 7 मीटर है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स होंगी। एक हमारे पास आते हैं इसमें कि कोणों के बारे में समझना। ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट जहाँ से बंदा देख रहा है, जैसे ये एक लड़का यहाँ खड़ा है और वो ऊपर की ओर देख रहा है। जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो जो ये एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। उन्नयन कोण, कोणों को समझिए ध्यान से, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये उन्नयन कोण बना, ये दृष्टि रेखा है ना। और ये आ गया आपके पास लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और यदि कोई ऊपर बैठा हुआ है, जैसे ये अपनी बालकनी में बैठ के यहाँ ऊपर से देख रहा है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा इस एंगल को बोलते हैं हम लोग अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये हुआ हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये चीज़ शायद आपको समझ में आई होगी। अब एक चीज़ यहाँ एक और महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको याद आ रहा हो ये कौन से एंगल होते हैं, यह अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ये जिनको हिंदी में बोला जाता है एकांतर कोण, यह इनकी हमेशा वैल्यू की होती है बराबर, ठीक है। अगर आप एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए केस में देखेंगे तो एक लड़का जैसे मान लेते हैं यहाँ है और वो अपने घर के ऊपर खड़ा होके एक कार कोई जा रही है इसको देख रहा है, तो ऐसे देखेगा वो। तो बताया जा रहा है कि इसका जो ये वाला हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लेते हैं ये है 30 डिग्री
तो अगर आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे कि ये कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर, तो नेचुरली ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एंगल्स क्या हैं, एक अंतर कोण। इसका भी इन क्वेश्चंस में यूज होगा। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, आप इनको नोट करेंगे, लिखेंगे, और अगले वीडियो पे फिर हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने बेटा देखिए, इसमें सीधी सी बात बताना चाहूँगा मैं आपको, इस एक्सरसाइज में आपके पास 16 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, और आई थिंक 4 या 5 जो हैं इसमें सारे एग्जांपल्स हैं, तो टोटल बन जाते हैं 20 to 21। इनमें से 21 में से 10 तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं, एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं। तो कुल मिला के आपके पास कोई 5 या 6 क्वेश्चन बनते हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है, और इस एक्सरसाइज से आपको पेपर में आएगा क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ठीक है। तो 5 नंबर जो है वो है आपके हाथ, 5 मार्क्स, ये गंवाने नहीं है। हर साल मैं बोलता हूँ, लेकिन दुख की बात ये है कि मूर्खों को समझ नहीं आती है। आप अपने जो भी आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हुआ उसमें एक क्वेश्चन देखना, उसमें आया हुआ था कि यूक्लिड मेथड से जो है आपने 867 और 255 का जो है वो SCF निकालना है। मूर्खों ने, ज़्यादातर मूर्ख लोगों ने जो जिनको बोलते हैं हम कानों के अंधे, उनको वो क्वेश्चन दिखा है 867 और 225। अरे भाई ये 225 है ही नहीं, ये था 255, ठीक है। कुछ मूर्खों ने मुझे याद है हमारे एचपी बोर्ड में तो इस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है, पर यूपी बोर्ड में मैंने पढ़ा है, यूपी बोर्ड से भी कुछ क्लासेस निकाली हैं, तो वहाँ जो है हमारे उधर के स्कूलों में हमें वो एक मेथड सिखाया जाता था SCF निकालने का, मैंने सीखा है वो मेथड। तो कुछ लोग पता नहीं यूपी से पढ़ के आ रहे हैं कि क्या, वो उस मेथड से SCF निकालने चले हुए हैं। देखिए बिल्कुल क्लियर कट बात है, आपको क्वेश्चन ये था ही नहीं कि ये भाग विधि से आप निकालिए। क्वेश्चन तो ये है कि आप यूक्लिड जो एल्गोरिदम है उसका यूज़ करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करना है आपने। तो मैंने आपको बताया भी था कि एल्गोरिदम क्या होती है। एल्गोरिदम एक स्टेप वाइज प्रोग्राम होता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर करता है किसी भी काम को करने के लिए। तो उसका कुछ एक एल्गोरिदम बोलने का कुछ एक मतलब है ना, वो जो प्रमेयिका है उसका बोलने का कुछ एक अर्थ है, तो आप उसको पालन करें, आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन करने पड़ेंगे भाई, है ना। तो अपनी गलती सुधारनी है। आगे से मैं चाहूँगा कि आप लोग, बहुत सारे बच्चे जो हैं, लाइक जैसे मुस्कान ने गलत किया है, पीयूष ने गलत किया है, पल्लवी, इन तीनों का पेपर तो एक ही जैसा है। तीनों ने ये कि 225 ही दिखा है तीनों को, जबकि था वो 255। तो और भी बड़े सारे बच्चे हैं ऐसे, आप में से कोई 31 में से कोई 15 बच्चों ने तो ये 225 से ही किया हुआ है। पता नहीं क्या वजह है, शायद ये है कि आपकी एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से ये 2 क्वेश्चन है, ये 867 255 ये एग्जाम्पल में आई थिंक, और एक्सरसाइज में है 867 225। तो चेक करें, क्वेश्चन ठीक ढंग से पढ़ें, फिर ही सॉल्व करने की ओर बढ़ें आगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे जो क्वेश्चन है इसके वो सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके।